सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल नमस्कार। कैसे हो आप सभी भाई लोग, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ आर यू। सो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे पूरा देखना और बाद में मैं आपको बात बताऊंगा कि ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी, क्या कारण था, अचानक मुझे क्यों इस तरह की वीडियो बनानी पड़ी। और ये जो बातें आज मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। 90% एजेंट्स को तो पता ही नहीं है, वो बताएंगे क्या आपको। हमने स्टडी की हुई है, इमिग्रेशन लॉ का हमें पता है, हमें एक एक क्लॉज, एक एक सेक्शन का पता है। इमिग्रेशन लॉ का हमारा एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल से हम इसी इंडस्ट्री में हैं। और तो सिर्फ हमारे जैसे लोग बहुत गिने चुने लोग हैं पूरे इंडिया में जो अच्छे से काम करते हैं, जिन्हें नॉलेज है। बाकी तो पंजाब में तो आप हिसाब ला लो कि एक एक सिटी में कम से कम 100 इमिग्रेशन ऑफिस हैं, जिनमें से के 99% किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, आधे तो ऐसे हैं कि काम ही आगे से करवाते हैं, आपसे प्रोफाइल ले लेते हैं और काम आगे से करवाते हैं। आगे उनका कॉन्टैक्ट है, उन्हें नॉलेज कुछ नहीं है इमिग्रेशन लॉज की, रूल्स की। उन्हें नहीं पता कि कौन से सेक्शंस वीज़ा ऑफिसर को हक में हैं, कौन से सेक्शन हमारे हक में हैं, उन्हें नहीं पता। सो आप जब भी कोई कंसर्न करते हो ना, किसी अच्छे से कंसर्न किया करो, किसी अच्छे से सजेशन लिया करो। और अगर आपको अपनी फ़ाइल भी तैयार करवानी होती है, फाइलिंग करवानी होती है, तो भी किसी अच्छे बंदे से हेल्प लिया करो यार। ऐसे किसी के पास भी जाकर पैसा मत फंसाया करो। मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ये सब बातें बोल रहा हूँ ना। आज मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, इसीलिए ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। देखो, ये जो यूके का रिफ्यूज़ल लेटर है, इसका फर्स्ट पेज होता है ना, जो सेकंड पेज पे तो रीज़न लिखे होते हैं कि क्या रीज़न है, उन्होंने क्यों रिफ्यूज़ किया। बट ये जो फर्स्ट पेज है, इस पे ये जो लाइन लिखी है, एनी फ्यूचर यूके वीज़ा एप्लीकेशन विल एनी फ्यूचर यूके वीज़ा एप्लीकेशन यू मेक विल बी कंसीडर ऑन देयर इंडिविजुअल मेरिट। इन्होंने लिखा है कि अगर आपकी कोई रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा है इन्होंने कि जो भी आप फ्यूचर में एप्लीकेशन डालोगे उसे अलग से देखा जाएगा। मतलब कि आपकी पुरानी जो रिफ्यूज़ल लगी है उसको उसके आधार पे नहीं देखा जाएगा, उसे इंडिविजुअल मेरिट पे देखा जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड लाइन है, कॉमा डालकर फिर लिखा हुआ हाउ एवर you are likely to be refused unless the circumstances of your application change। समझ में आई बात। इसे इंडिविजुअल मेरिट पे तभी देखा जाएगा अगर आपकी नई एप्लीकेशन में आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, जो आपके हालात हैं, अगर वो चेंज होंगे। ठीक है, अगर आप सेम ही एप्लीकेशन डाल दोगे तो वो फिर से आपकी नई एप्लीकेशन, तो वो पुराना ही डिसीजन उठाकर लगा देंगे आप पे, वो देखेंगे तक नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पहले जॉब शो की थी तो अभी आपने बिजनेस शो कर देना है कि मैं तो बिजनेस करता हूँ। जहाँ आपने अपनी प्रोफाइल ही चेंज कर देनी है, फिर तो बैन ही लग कर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है। देखो, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आज विस्तार से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझते नहीं, बार बार धोखे खाते हो। देखो, मान लो वीज़ा ऑफिसर ने आपके ऊपर लगाया है एलिगेशन, रीज़न में उसने रीज़न दिया है कि आपके पास फंड सफिशेंट नहीं है, फंड कम है। ठीक है, जहाँ फंड है ही नहीं, तो आप जबकि आपके पास फंड था, उसने देखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दोबारा एप्लीकेशन डालनी है। जहाँ दूसरा है कि जी वीज़ा ऑफिसर ने आपकी बिजनेस, जी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, ज़रूरी नहीं कि यही हो। ठीक है,
तो मान लो भी आप एक बिजनेस चलाते हो और आपने अपनी बिजनेस स्टेटमेंट भी सबमिट की थी और उसे समझ में नहीं आई। उसने बोला कि सोर्स ऑफ फंड मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे नहीं पता चल रहा कि आपकी टोटल टर्नओवर कितनी है, और आपकी एप्लीकेशन थी वो जो आपकी एप्लीकेशन नहीं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट थी वो लंबी थी, 10-12 पेजों की थी या 20 पेजों की थी और आखिरी पेज तक वो पहुंचा ही नहीं। टर्नओवर तो आखिरी पेज पर जाकर पता लगेगी ना नीचे कि इतने 6 महीनों में कितना पैसा आया है, ठीक है, वो उसने देखा ही नहीं। और सोर्स ऑफ फंड के लिए उसे डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम देखना चाहिए था, वो उसने देखा नहीं, ठीक है। तो ये हर सारी चीज़ पूरी एक्सप्लेनेशन देकर दोबारा अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है। फिर आपकी पुरानी रिफ्यूज़ल को बीच में नहीं लाया जाएगा। बट अगर आप सेम एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे फिर वो पुरानी ही रिफ्यूज़ल को दोबारा लगा देंगे, आपकी एप्लीकेशन देखी ही नहीं जाएगी अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे। आप समझ गए मेरी बात? एक्चुअली मुझे डाउट है कि आप लोग समझे हो या नहीं समझे हो। अगर आपको समझ में नहीं आई तो पूछ लेना, गलती मत करना। अभी आपका ये सवाल भी हो सकता है कि सर आप तो बोलते हो कि अगर गलती की है एम्बेसी ने, वीज़ा ऑफिसर ने गलती की है तो चैलेंज लगा देना चाहिए, चैलेंज कर देना चाहिए। बट बात ये है कि चैलेंज हर एक केस को नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है। इसके लिए आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, हमें अपनी एप्लीकेशन, अपना रिफ्यूज़ल लेटर, आपकी पूरी प्रोफाइल हमें सेंड करनी पड़ेगी। फिर हम बताएंगे कि इसे चैलेंज किया जा सकता है या फिर इसे दोबारा अप्लाई करना सही रहेगा, ठीक है। क्यों? और मैं फिर से कह रहा हूँ यार, अच्छे बंदे के पास जाया करो, ऐसे ही मत किसी के पास भी चले जाया करो। अब मैं बताता हूँ मुझे ये क्यों बनानी पड़ी ये वीडियो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई, ये जो लाइंस हैं ना, ये जो लिखी हुई हैं, अगर इनका पता नहीं चला कि ये क्या बात है तो मुझे पूछ लेना। और ये जो लास्ट लाइन लिखी है, इन रिलेशन टू दिस डिसीजन देयर इज़ नो राइट टू अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू तो अगर आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन है तो आपको ये मिलता है, आप ये कर सकते हो। इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है। इसकी 80 पाउंड फ़ीस होती है और थोड़ी सी फीस हमारी होती है, ठीक है। और जो जे है, इन रिलेशन टू दिस डिसीजन देयर इज़ नो राइट टू अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, मतलब कि आपके पास अपील का भी राइट नहीं है, बट फिर भी राइट होता है आपके पास। वो राइट होता है PAP का, प्री एक्शन प्रोटोकॉल का। बाय कोर्ट आप इसको चैलेंज कर सकते हो, आप उन्हें नोटिस दे सकते हो, लीगल नोटिस दे सकते हो कि हाँ जी आप लोगों ने ये गलत किया है, आप इसे सही करके दो, नहीं तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। देखो अगर वीज़ा ऑफिसर के पास कुछ राइट हैं तो हमारे पास भी होते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी। अभी रात हुई है बट मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो। अभी मैं काम से आया हूँ, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया और बस आकर सीधा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मन इतना आज दुखी हुआ ना। अभी एक कॉल आई, ठीक है, कॉल आई मुझे एक कस्टमर की, अभी मैं घर आया ही था तो तभी कॉल आई कि सर बात करनी है। मैंने बोला हाँ जी बताओ क्या बात करनी है। तो उसने बोला सर ऐसे ऐसे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था UK का, तो मैं 35,000 रुपया देकर वीज़ा अप्लाई करवाया था और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद मैं पंजाब के ही किसी और कंसल्टेंट के पास गया तो उसने बोला नहीं कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा डाल दो, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझसे दूसरी बार जो दूसरा कंसल्टेंट था उसने 45,000 रुपया ले लिया और 45,000 रुपया लेकर उसने दोबारा अप्लाई किया और दोबारा रिफ्यूज़ल आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद भी वो बंदा किसी अच्छे लॉयर के पास नहीं गया, ना मुझे उसकी कॉल आई, हालांकि वो मेरी वीडियोस देखता है फिर भी उसने मुझे कॉल नहीं की। कमाल हो यार आप लोग। तो उसने तीसरी बार, एक बहुत बड़ी कंपनी है पंजाब की, उस कंपनी से मुझे 2 बार ऑफ़र आ चुकी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, करोड़ों की कंपनी है। जितना पैसा वो ऐड पर, ओनली एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। तो वो कंपनी से मुझे 2 बार ऑफ़र आ चुकी है और बोल चुके हैं कि आ जाओ हमारे हेड ऑफिस में काम कर लो, तुम्हें ब्रांच मैनेजर बना देते हैं, सैलरी बोल दो कितनी चाहिए, बोल दो
चाहिए कितनी, बट मैं अभी तक नहीं गया उस कंपनी के पास, क्योंकि मुझे आप लोगों की फ़िक्र है, मुझे आप लोगों के काम करने हैं और सही काम करने हैं, गलत नहीं, ठीक है ना। इंडिया में आप लोग, इंडिया में यार क्या है, इंडिया में 10,000 15 20 25 कितना कमा लोगे, 50 भी कमा लोगे तो भी कुछ नहीं बनता यहाँ पे। बाहर विदेश में ये है कि चलो लाइक यूके में अभी मेरा एक क्लाइंट गया है तो वो 100 पाउंड डेली के कमा रहा है, डेली का 10,000 कमा रहा है, बेशक लेबर कर रहा है, बट कमाई तो देखो ना, इतना तो मैं भी नहीं कमाता इंडिया में, वो डेली का 10,000 कमा रहा है। सो ज़रूरी है, अगर कोई हमारे जितने इंडियन लोग जितने विदेश चले जाएंगे उससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, बाहर से हमें फॉरेन करेंसी भी आएगी और उनके घर के हालात भी सुधरेंगे, ठीक है। तो तीसरी बार वो, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी ने उसे बोला, वहाँ पे मुझे नहीं पता कौन था वो गलत आदमी जो वीज़ा काउंसलिंग कर रहा था इस बेचारे बंदे की, उसने बोला कि ऐसा है तुम तीसरी बार अप्लाई करो और सुपर प्रायोरिटी में डालो, सुपर प्रायोरिटी में डालो। आपको अगर हम सुपर प्रायोरिटी में डालते हैं तो हमें 2 दिन में आंसर देना होता है एम्बेसी को, 2-3 हद 4 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में आंसर देना होता है। तो उसके लिए 40 से 45 हज़ार रुपया खर्चा आता है, और उन्होंने, इतनी बड़ी कंपनी है, बिल्कुल शर्म नहीं की, 70,000 रुपया ले लिया उस बंदे से, 70,000 रुपया, टोटल 1.5 लाख हो गया, ठीक है। तो 70,000 रुपया ले लिया और बोला कि हम इसे सुपर प्रायोरिटी में इसलिए डाल रहे हैं कि हम वीज़ा ऑफिसर को हम तुम्हारी एप्लीकेशन ज़्यादा गहराई से चेक करने का मौका ही नहीं देंगे। और उसके तीसरी बार रिफ्यूज़ल लगी, 3 दिन के बाद उसे फिर से रिफ्यूज़ल आ गई, और उसके बाद उसने मुझे कॉल की, हालांकि वो मेरी वीडियोस देखता है। तो आज उससे मैंने बताया कि जब आप सेम एप्लीकेशन आप डाल ही कैसे सकते हो, हालांकि पहली बार में ही अगर मेरे पास आ जाता तो मैं ये केस निकाल कर उसे दे देता, इस केस में चैलेंज होता था, होना था। ये दिख रही है ना आपको डेट ऊपर 20। तो ये है ब्रदर सारी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपका कोई सवाल होता है, अगर आपको खुद भी अप्लाई करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो मैं आपको 100% गाइड करूँगा, 100% गाइड करूँगा, ठीक है। तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप ऐसा संकोच मत किया करो कि हम इससे मतलब एप्लीकेशन नहीं करवानी, जहाँ हमने किसी और से करवानी है। आप मुझे कॉल कर आप सजेशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कभी मना नहीं करूँगा। मुझे तो कई लोग 10 बार भी कॉल करते हैं, किसी को कोई बात समझाई, उसे नहीं समझ में आई, अगर वो मुझे 10 बार भी कॉल करता है तो भी मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, तो भी नहीं इसे बोलता हूँ कि बार बार कॉल क्यों करी जा रहे हो, क्यों नहीं आपको समझ में आ रही। अगर वो 10 बार पूछता है तो मैं 10 बार बताता हूँ, ठीक है। आप ऐसे काम मत किया करो यार। इनमें से जो बैठे हैं ना, ये खोल कर ऑफिस बड़े बड़े, इन्होंने ऑफिस का भी रेंट देना है, स्टाफ रखा है उनका भी रेंट देना है, तो वो सब आपसे ही निकालना है। बस आ तो जाए कोई मुर्गा, वीज़ा होता हो ना होता हो, अपनी बस प्रोसेसिंग फ़ीस लेनी है, अपनी थोड़ी सी वो फीस लेनी है, बस डाल देना है, आपका उनका खर्चा चलना चाहिए। जे करते हैं ये लोग, आप समझा करो डियर। ऑलराइट, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना। अगर अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आया इन 3 लाइन्स का, तो मुझे फिर पूछ लेना, बट गलती मत करना। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।